नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर जहां मैं आपके लिए आज विजन आईएएस की मंथली मैगजीन की शुरुआत करने जा रहा हूं। तो आज मैंने ये मई माह की विजन आईएएस की मंथली मैगजीन चुनी है। तो इसके पहले मैं आपको शुरू करूं, आपको बता दूं कि ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए आपके लिए आई गई है। तो क्या था कि कुछ मेरे स्टूडेंट हो गए, कुछ दोस्त हो गए, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप अगर विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को थोड़ा कवर करेंगे यूट्यूब के माध्यम से, तो हमको भी थोड़ा फायदा मिलेगा और साथ ही साथ हमारा भी एक तरह से सिलेबस कवर होगा। और साथ ही साथ कुछ लोगों ने मुझसे ये भी सवाल किया था कि कौन सी मंथली मैगजीन है जिसके लिए हम यूपीपीएस और यूपीपीसीएस और यूपीएससी के जैसे मतलब आपके एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए उपयोगी होगी। क्योंकि क्या होता है कि मार्केट में तो मंथली मैगजीन बहुत सारी हैं जो बहुत सारे करंट अफेयर्स को कवर करते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो एजुकेशनल या फिर एक कह सकते हैं एग्ज़ाम के हिसाब से जो आपका मंथली मैगजीन होती है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन फंसने की संभावना होती है। और साथ ही साथ ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको किस हिसाब से टॉपिक बाय टॉपिक करते हैं। तो विजन आईएएस का जैसे मैंने देखा है कि इसके जो टॉपिक होते हैं वो सटीकता के हिसाब से रहते हैं और साथ ही साथ ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। तो फिर मैंने इसका सोचा कि आप वीडियो लेक्चर लाया जाए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी बच्चे जो होते हैं जीएस पढ़ते पढ़ते इतने बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो उनको मंथली मैगजीन अलग से पढ़नी पड़े, इससे उनको दिक्कत हो सकती है। तो मैंने क्या सोचा कि आपके लिए मतलब वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। तो इसमें क्या रहेगा कि आप अगर देख सकते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं तो आप सुन के भी इनको आप समझ सकते हैं, क्योंकि इतनी बारीकी से मैं उसको कवर करूंगा एक एक टॉपिक को, एक एक लाइन को, जिससे यह क्या रहेगा कि आप ना भी देखें तो आप सुन के भी इसको क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। और आप सभी को एक तरह से नमस्कार दोस्तों। तो इसके पहले टॉपिक में जैसा इसमें दिया है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन अध्यादेश 2023 जो अभी ये हुआ था, है ना। तो इसके लिए आपका इसमें टॉपिक कवर किया गया मॉडल जीर्ण अधिनियम जो आया 2023 का, उसका टॉपिक है। और ये है संक्षिप्त सुर्खियां, जिसमें सचेतक अनुच्छेद, जिला न्यायालय न्यायाधीशों द्वारा सुनवाई से अलग होना, ई शासित राज्य, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इंटरनेट शटडाउन और नार्को एनालिसिस टेस्ट। इस मैगजीन का लाने का एक उद्देश्य और होता है कि बच्चे क्या होते हैं कि अपना मंथली मैगजीन लेके तो आ जाते हैं पढ़ने के लिए जोश जोश में। फिर क्या रहता है कितना ज़्यादा वर्डन हो जाता है जीएस को, पूरा सब्जेक्ट को लेके, उसके बाद आपका सी सेट भी रहता है प्री प्लस मेंस का। तो उस हिसाब से इसको पढ़ नहीं पाते हैं। तो दूसरा फायदा आपको यह है कि इस वीडियो के माध्यम से जैसे मैं आपको पूरा टॉपिक क्लियर कराऊंगा और एक एक चीज़ आपको बारीकी से समझाऊंगा, तो उससे फायदा ये रहेगा कि आप वीडियो ना देखेंगे, अगर आप वीडियो सुन भी रहे हैं तो उसको भी आपका फायदा मिलेगा, जिससे क्या रहेगा कि आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। ऐसे में क्या होता है कि वीडियो का एक फायदा और होता है कि जैसे आपको अब पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, थोड़ा आराम कर रहे हैं या फिर बीच में 5 मिनट का गैप ले रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं आप वीडियो देख सकते हैं ईयरफोन लगा के, जिससे क्या रहेगा कि आप मतलब आवाज़ सुन के भी या फिर जो आपको समझाया जा रहा है तो वो समझ के भी आप इसको पूरा क्लियर कर सकते हैं। एक फ़ायदा ये होता है। तो चलिए आज का ये राज्य व्यवस्था में पॉलिटी गवर्नेंस का ये पहला टॉपिक आज शुरू करते हैं। तो इसमें जो दिया गया है तो आपके लिए जैसे ये राज्य व्यवस्था शासन का जो ये पहला है, तो राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन अधिनियम 2023 ये जो लागू हुआ है ना। तो इसके बारे में बताया गया था, तो ये सुर्खियों में किए हैं। इसका सबसे अच्छा एक खामी यही होती है कि मतलब ये फेमस क्यों है ये शब्द, है ना, इसको लेके इसमें पूरा पहले ही बता दिया जाता है। तो इसका आपको ये बेसिक इसमें बताया गया है कि हाल ही में जो किया था राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्य क्षेत्र का जो संशोधन हुआ, अध्यादेश 2023 जारी हुआ। इस अध्यादेश के जरिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1995 में संशोधन किया गया। मतलब ये जो अधिनियम था 1995 वाला, उसमें संशोधन करके ये अध्यादेश जारी किया गया। तो इसमें अन्य इससे संबंधित अन्य तथ्य में जैसे हम देखेंगे कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के प्रशासनिक सेवाओं में, जैसे आप कह सकते हैं कि लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर दिल्ली सरकार के अधिकार को बरकरार रखा है। इस अध्यादेश के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को प्रभाव के खत्म किया गया है ना। तो ये अन्य इससे संबंधित तथ्य हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था जो 2023 में, तो वो क्या था, तो इसका क्या है कि अनुच्छेद 239 डबल ए का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि 7वीं अनुसूची की सूची द्वितीय की प्रविष्टि 41 के तहत आने वाली सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी निर्णय लेने की शक्ति दिल्ली की निर्वाचित सरकार के पास होगी। जो कि ऐसा
एक तरह से निर्णय देना सरकार के हित में भी है, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में। तो बहुत सारी जो जरूरी, एक तरह से आप कह सकते हैं कि सेवाएं हैं या फिर कार्य हैं, वो तुरंत नहीं हो पाते या फिर उनमें विलंब होता है, जिससे दिक्कत जाती है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल दिल्ली के विधायी दायरे के भीतर आने वाले मामलों के संबंध में एनसीटी दिल्ली के मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहायता की सलाह पर निर्भर है। मतलब वो स्वयं के विवेक से निर्णय नहीं ले सकते, बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहायता से ही वो, मतलब इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहायता के सलाह पर ही ये निर्भर है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो 2023 में आया था उसका है ना। अब अध्यादेश के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर जैसे हम डालेंगे, तो सेवाओं और कानून बनाने की शक्ति इस अध्यादेश में स्पष्ट किया गया कि दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची के अंतर आने वाली सेवाओं के विषय में कानून बनाने की शक्ति नहीं होगी। मतलब राज्य सूची के अंदर जितने भी कानून, एक तरह से विषय आते हैं राज्यों को, जो विषय दिए गए हैं, जैसे संघ सूची या राज्य सूची और अवशिष्ट सूची, ये आपकी 3 सूचियां हैं। तो इनमें जो राज्य सूची के अंतर्गत आने वाली सेवाओं के विषय में जो कानून बनाना है, उसका आपके बनाने की शक्ति नहीं होगी। किसकी नहीं होगी? दिल्ली विधानसभा की। तो ये स्पष्ट किया गया है ना। तो ये एक तरह से जानना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे टॉपिक कुछ भी निकल के आ सकते हैं जिसके हिसाब से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको ये बारीक से ध्यान देना जरूरी है। सेवाओं में दिल्ली सरकार के कर्मचारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण तथा सार्थकता से संबंधित मामले शामिल है। मतलब इन सेवाओं में ये जितनी जानकारी है, मतलब कर्मचारियों की नियुक्ति होगी, उनका स्थानांतरण होगा और उनसे विजिलेंस कमेटी, मतलब जो उनकी एक तरह से जांच होगी, वो सभी मामले सम्मिलित हैं। मतलब इन मामलों में आप कह सकते हैं कि दिल्ली विधानसभा को ये कानून बनाने की शक्ति नहीं है। अब दूसरा क्या है टॉपिक की, राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी, NCCSA, है ना। तो इसमें क्या किया है कि नए वैधानिक प्राधिकरण के रूप में NCCSA के गठन का उपमंड किया है। तो इसका गठन का जो इस सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इसका गठन का उपबंध किया है। यह प्राधिकरण क्या करेगा? स्थानांतरण और एक तरह से सिविल कर्मचारियों की, सरकार के कर्मचारियों की पोस्टिंग, उनकी सतर्कता और अन्य प्रशासनिक मामलों में उपराज्यपाल की सिफारिश करेगा। तो इस हिसाब से इनकी जांच की जाएगी, है ना। अन्य प्रशासनिक मामलों में भी ये उपराज्यपाल की सिफारिश करेगा। और NCCSA में दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और गृह विभाग के प्रधान सचिव, ये सभी शामिल होंगे। मतलब जो अथॉरिटी एक तरह से आप कह सकते हैं कि गठित की जा रही है, जिसके तहत कर्मचारियों का स्थानांतरण, पोस्टिंग और उनके अन्य मामलों में जो भी सिफारिश होगी उपराज्यपाल से करनी पड़ेगी। तो उसमें जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो शामिल होंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और गृह विभाग के प्रधान सचिव शामिल होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे, मतलब उनकी ही जानकारी से ये सारे कार्य होंगे। तो इस तरह से ये कार्य किया जाएगा। अब NCCSA द्वारा तय किए जाने वाले सभी मामलों पर निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से लिया जाएगा। मतलब जो चुनाव होंगे, किनका कहाँ कैसे कौन से फैसले लेने हैं, उन फैसलों का बहुमत के आधार पर ही लिया जाएगा, ताकि पक्षपात वाला निर्णय न हो सके। उपराज्यपाल की शक्तियां, इसमें इसको भी एक तरह से डिस्क्राइब किया गया है कि उपराज्यपाल की शक्तियां क्या होंगी, किन मामलों में वो निर्णय दे सकता है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने विवेकाधिकार से कार्य करेगा, है ना। यह अध्यादेश प्राधिकरण की सिफारिशों को स्वीकार करने या उसमें विचार विचार के वापस करने की शक्ति देकर LG की विवेकाधीन भूमिका का विस्तार करता है। मतलब LG का जो विवेकाधीन शक्तियां होंगी वो उसका पूर्ण रूपेण उपयोग कर सकता है, उस पर किसी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया है। NCCSA और LG के बीच मतभेद होने की स्थिति में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति LG को दी गई। मतलब ये जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे जो NCCSA के, तो उसमें जो निर्णय लिया जाएगा, और अगर LG का निर्णय दूसरा होता है, तो जो कॉन्फ्लिक्ट जब होगा, तो एक तरह से क्या होता है कि LG का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। अब हम देखेंगे इससे संबंधित तथ्य जो यहाँ आपके बॉक्स में दिए गए, अनुच्छेद 239 डबल ए के। तो क्या हो, 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा क्या प्रावधान किया गया था कि दिल्ली में दिल्ली संविधान में ये अनुच्छेद 239 डबल ए जोड़ा गया। यह अनुच्छेद दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, है ना, विशेष दर्जा प्रदान करता है। इस संशोधन की सिफारिश S बालाकृष्णन समिति ने की थी। S बालाकृष्णन समिति द्वारा इस संशोधन को सिफारिश करके ये अनुच्छेद जोड़ा गया था संविधान में। इसके तहत क्या किया गया था, NCT दिल्ली में एक प्रशासक के पद और विधानसभा का प्रावधान किया। क्योंकि पहले
जब आज़ाद हुआ तब ऐसी सिस्टम बनाया गया, फिर उसके बाद इसको भंग कर दिया गया, क्योंकि इसमें क्या था कि पूरे एक तरह से आप केंद्र का भी वही पूरा एक तरह आप कह सकते हैं कि दिल्ली से शासन होता है और राज्य का तो कॉन्फ्लिक्ट होता था, तो जिस कारण से उसको प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। लेकिन फिर बाद में इसको वापस से विधानसभा को लाया गया, है ना। विधानसभा को पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि संबंधित विषयों को छोड़कर राज्य सूची की समवर्ती सूची में दिए गए किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है ना। एलजी और मंत्रियों के बीच मतभेद होने की स्थिति में एलजी संबंधित मामले को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज सकता है। इसके बाद राष्ट्रपति जो भी निर्णय लेगा उसके अनुसार ही कार्य होगा। तो ये संबंधित तथ्य है जो बालाकृष्ण समिति द्वारा जोड़ा गया था 239 डबल ए में। तो इन सभी एक तरह से आप कह सकते हैं कि बिंदुओं पर बिंदुवार चर्चा की गई थी। अब क्या है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, क्योंकि अभी ये टॉपिक एक तरह से आप कह सकते हैं कि राज्यपाल से जुड़ा है और दिल्ली के शासन से भी जुड़ा है, तो आपको एक तरह से बैकअप में कह सकते हैं कि ये प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो शक्ति है अध्यादेश जारी करने की वो कितनी और किस हिसाब से है। तो जब केंद्र में राज्य सरकारें विधायिका की स्वीकृति के बिना कोई कानून बनाती हैं, है ना, तो उसे अध्यादेश कहा जाता है। तो अध्यादेश के बारे में ये आपके लिए परिभाषा दी गई। संसद या राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में किसी एक सत्र में जहां केवल विधानसभा का सत्र हो तो नहीं होने पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। मतलब ऐसा होता है कि आपके बहुत से राज्यों में क्या होता है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती हैं, लेकिन कुछ राज्यों में विधानसभा बस होती है, विधान परिषद नहीं होती है। तो जहां विधानसभा है लेकिन वो सत्र में नहीं है, तो जो आप तरह कह सकते हैं कि नियम कानून बनाया जाता है, तो अगर मान लीजिए राज्यपाल द्वारा वो अध्यादेश जारी किया जाता है तो उसे ही आप कह सकते हैं कि अध्यादेश कह सकते हैं, है ना। तो ये दोनों में से किसी एक के सत्र में, जब सत्र में नहीं होगा तो जो जारी किया जाएगा वही अध्यादेश होगा, जिसमें इस किसके पास शक्ति होती है, केंद्र में राष्ट्रपति के पास होती है और राज्य में आपके राज्यपाल के पास होती है। तो इस तरह ये हो गया, है ना। अब क्या होता है कि अध्यादेश जारी करने का प्रावधान जो दिया गया है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और भारतीय शासन अधिनियम 1919 और भारतीय शासन अधिनियम 1935 में भी था। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि वर्तमान में जो यह प्रणाली आपके लिए उपयोग में लाई जा रही है ना, उसका बैकग्राउंड कहाँ से था, तो जो आपके अंग्रेजों के टाइम पे भारतीय परिषद अधिनियम 1861 लाया गया, आप बाखूबी उसे जानते होंगे क्योंकि आपका जीएस एक तरह से क्लियर होगा। तो इस तरह से आपको जैसे हिसाब से बताया जाता है, मंथली मैगजीन पढ़ने का यही एक फायदा होता है कि आप जब इस मैगजीन को पढ़ रहे होते हैं तो आपका पुराना जो सब्जेक्ट है, मतलब बैकअप में आपने जो पढ़ चुका है बेसिक, वो भी आपके इसी तरह से कवर होता जाता है, जिससे क्या होता है एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाता है। तो जैसे इसमें भारत परिषद नियम 1861 आया है ना, भारत शासन अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1935, तो इसकी प्रॉपर जानकारी आपको पहले से होगी क्योंकि आपने जीएस को इसको कंप्लीट भी किया होगा। तो इस तरह से क्या होगा कि अध्यादेश जो जारी करने का जो आप तरह कह सकते हैं कि वर्तमान में जो प्रावधान है वो उनके हिसाब से पहले भी ऐसा था, उनके हिसाब से लिया गया था। अब संविधान के अनुच्छेद 123 और संविधान के अनुच्छेद 213 में अध्यादेश संबंधी कुछ उपबंध किए गए हैं। भारतीय संविधान में इसकी व्यवस्था प्रॉपर की गई है ना। अनुच्छेद 123 में, अनुच्छेद 213 में अध्यादेश के पूरे बताई गए। अनुच्छेद 123 में किसके लिए की गई है, राष्ट्रपति को दी गई है ये शक्ति। संसद के विधायी काल में, है ना, विश्रांति काल मतलब आपके रिसेशन जब चल रहा होता उस दौरान अगर कोई नियम लाना होता है तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। जो अध्यादेश जारी किए जाते हैं उनकी शक्ति या उनका प्रभाव विधायिका द्वारा, जो आप एक तरह से कह सकते हैं कि लोकसभा द्वारा, और इधर से राज्यों में जो ये विधानसभा द्वारा, जो विधायिका द्वारा जो पारित कानून होते हैं उनके बराबर उनकी शक्ति और प्रभाव होता है। हालांकि ये अस्थायी प्रकृति के होते हैं, है ना, ये परमानेंट नहीं होते, क्योंकि जब अध्यादेश जारी किया जाता है उसके बाद जब रिसेशन समाप्त होता है, विधानसभा वापस से पावर में आती है ना, या फिर उसके बाद इधर लोकसभा जब वापस आती है ना, तो जब उसका सेशन चालू होता है, जब आपका चाहे ये 3 सेशन होते हैं साल भर में, आपका लोकसभा को 3 बार बैठना जरूरी होता है, जिसमें से आपका मानसून सत्र हो गया, शीतकालीन सत्र हो गया और इधर आपका बजट सत्र हो गया। तो इसमें जब वो वापस संसद में जब बैठक होती है तो उसमें क्या होता है कि आपके जो अध्यादेश जारी किए जाते हैं उनको पारित कराया जाता है। अगर सर्वसम्मत से वो अध्यादेश पारित हो गए तो कानून का रूप ले लेता है, नहीं तो वो निगलेक्ट हो जाता है, मतलब उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। तो इस तरह से अध्यादेश होता है। अध्यादेश क्या होता है, सदन के अगले सत्र में शुरू होने की तिथि से 6 सप्ताह तक ही वैध रहता है, मतलब 6 सप्ताह के अंदर अंदर आपको उससे पूर्ण बहुमत के द्वारा आपको पारित कराना जरूरी होगा, अन्यथा क्या होगा, अन्यथा वो निलंबित हो जाएगा,
है ना, तो उन तिथियों के बाद किसी तिथि को प्रभावी वो नहीं माना जाएगा। यदि राष्ट्रपति राज्यपाल इसे वापस लेता है या दोनों सदन इसे अस्वीकार करते हुए संकल्प पारित कर देते हैं तो अध्यादेश पहले ही समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से ये अध्यादेश का पूरा वो रहता है। अब हम देखेंगे इसमें जैसे इस टॉपिक दिया गया है कोई बॉक्स में कि कार्यपालिका द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित न्यायिक घोषणाएं जो की गई। तो इसका पहला जो है आरसी कूपर बनाम भारत संघवाद जो 1970 में हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें शीर्ष अदालत ने कहा था कि राष्ट्रपति के फैसले को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि तत्कालीन कार्यवाही की आवश्यकता है या नहीं। तो ये जो हुआ था ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाद हुआ था, है ना, आरसी कूपर का भारत संघवाद जो 1970 में ये हुआ था। तो इसमें एक तरह से ये बताया गया था और क्या था, अगर अध्यादेश को मुख्य रूप से विधायिका बहस और चर्चा करने से बचने के लिए पारित किया गया है तो उसे चुनौती दी जा सकती है। तो इन आधारों पे राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया गया है उनको चुनौती दी जा सकती है ना। और जो दूसरा था हुआ था डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्यवाद 1987 में हुआ था। ये क्या था कि अध्यादेश से जुड़े महत्वपूर्ण जो आपके मामले हैं जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि फेमस ही हैं तो उन वो इसमें बताया गया है। तो इस मामले में न्यायालय ने इसका क्या कहा था कि अध्यादेश जारी करने के लिए विधायिका कार्यपालिका की विधायी शक्ति है ना का उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। मतलब जब ज्यादा इमरजेंसी हो तभी इस शक्ति का उपयोग करके अध्यादेश को पारित किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको कोई कानून लाना है, अब आपको पता है कि अगर उसको विधानसभा में लाया जाएगा तो उसको पारित कराने में मुश्किल हो सकती है, तो जब वो सेशन में ना हो तब लाया जाए ताकि अपने विरोधियों का उसमें क्या, कभी कभी ऐसे नियम लाए भी जाते हैं कि राजनीतिक पार्टी द्वारा अपने फायदे के लिए वो अध्यादेश जारी किया जाता है। तो इसमें साफ साफ कहा गया था कि अध्यादेश जो कार्यपालिका ने जो अध्यादेश जो जारी किया जा रहा है वो असाधारण परिस्थितियों में ही जारी किया जाना चाहिए। विधायिका की कानून बनाने की शक्ति के विकल्प के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए ताकि इसका मनमाने ढंग से उपयोग न हो सके और सार्वजनिक हित में ही इसका उपयोग के लिए अध्यादेश जारी किया जा सके। अब तीसरा जो वाद इसमें दिया गया है कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्यवाद 1994। इस मामले में न्यायालय ने माना था कि अध्यादेश जारी करते समय अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति और अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा के अधीन है। मतलब अगर राष्ट्रपति संतुष्ट है उस अध्यादेश को लेके या फिर राज्यपाल अपने 213 को लेके अध्यादेश जारी करने के लिए संतुष्ट है, उसके बाद भी इसे न्यायिक समीक्षा के लिए लाया जा सकता है, यानी इस पर चुनौती दी जा सकती है कि ये जो अध्यादेश जारी किया गया किन परिस्थितियों में और किस कारणवश जारी किया गया। तो ये पूरा इसका खाका है। अब दूसरा इसमें जैसे इसमें देखेंगे तो अध्यादेश केवल उन्हीं मामलों में जारी किए जा सकते हैं जिन पर संसद या विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है। मतलब ऐसे मामलों में मनमाने ढंग से आप अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। जैसे आपके इससे पहले मैंने आपको जितने भी ये आपके वाद हुए हैं, मतलब भारत संघवाद ये सब हुए, तो उसको मैंने आपको अभी बताया। तो उसके तहत इसमें यही बताया गया है कि जो कानून विधानमंडल या संसद बना सकता है उन्हीं को ही एक तरह से आप अध्यादेश के रूप में जारी कर सकते हैं, अन्यथा कब किसी भी और मामले को नहीं करते। साथ ही इन अध्यादेश को वही संवैधानिक सीमाएं होंगी जो संसद विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों की होती है। मतलब इनमें कोई अलग से आप कुछ भी थोप नहीं सकते हैं। और क्या दिया गया कि हालांकि किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश के बिना अध्यादेश जारी कर। कहने का मतलब ऐसी बहुत सी परिस्थितियां होती हैं कि आपको राष्ट्रपति के निर्देश के बिना ही कभी कभी राज्यपाल को अध्यादेश जारी करना पड़ता है। तो वो परिस्थितियां क्या है, यदि समान उपबंधों वाले विधेयक राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, है ना, यदि राज्यपाल समान उपबंधों वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना आवश्यक समझे, यदि समान उपबंध वाले राज्य विधानमंडल का कोई अधिनियम राष्ट्रपति की सहमति के बिना अमान्य हो जाए, इन सभी मामलों में क्या होता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के निर्देश के बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है ना। तो ये तीन जो एक तरह से नियम जो बताए गए हैं, इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति की स्वीकृति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है अध्यादेश जारी करने के लिए, अन्यथा इन अध्यादेश की मान्यताएं नहीं होती हैं। अब हम इसमें जो दिया गया है कि अध्यादेश जारी करने संबंधी जो समस्याएं होती हैं, है ना, तो वो समस्याएं क्या है। तो पहला क्या है कि बहुत अधिक उपयोग होता है इसका, है ना। एक तरह से आप कह सकते हैं कि संविधान आपातकालीन स्थिति में जब विधायिका का सत्र नहीं चल रहा होता है तब कानून बनाने के लिए अध्यादेश जारी करने का जो प्रावधान करता है, हालांकि इस प्रावधान की आवश्यकता से अधिक उपयोग किया जाता है। मतलब अन्यथा इसका उपयोग किया जाता है, जरूरी नहीं होता है, या फिर बहुत अधिक कर दिया जाता है उपयोग इसका, है ना। क्योंकि क्या होता है कि अगर वो उसको प्रॉपर नियमबद्ध तरीके से अगर उस अध्यादेश या फिर उस नियम को आप पारित कराएंगे तो उसमें समय लग सकता है या फिर उनमें कुछ बातों को काट छांट
किया जा सकता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि अध्यादेश एक तरह से सही ही हो, कभी कभी वो राजनीतिक हित में भी हो सकता है, जिस कारण से क्या होता है कि अध्यादेश का ज़्यादा उपयोग जो हो जाता है, ये समस्याएं हैं उसकी। दूसरा क्या है, सत्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन, है ना। इससे क्या होता है कि बार बार अध्यादेश जारी करना कानून बनाने की कार्यपालिका की सत्तियों को पृथक्करण के सिद्धांत की मूल भावना के खिलाफ है। मतलब कानून जो बनाया जाता है विधानसभा लोकसभा द्वारा ही बनाया जाना चाहिए, और उसमें प्रॉपर संसद और विधायकों के स्वीकृत के आधार पर। लेकिन जब ऐसा किया जाता है राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा, जब अध्यादेश जो आपके जारी करके कानून बनाया जाता है, इससे क्या होता है कि सत्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत की मूल भावना एक तरह से आप कह सकते हैं कि खराब होती है ना। इससे क्या होता है, उसका उल्लंघन होता है। स्पष्टता का अभाव, इससे क्या होता है, अध्यादेश जारी करने के लिए एक आधार के रूप में आपातकालीन स्थिति या आवश्यकता को परिभाषित नहीं किया गया। संविधान में कुछ लूप हॉल हैं जिनके आधार पर इसका फायदा उठा के ऐसी चीजें की जाती हैं, जिससे क्या होता है कि इसको परिभाषित नहीं किया गया है तो कुछ कोई मानदंड है नहीं, जिस कारण से क्या होता है कि स्पष्टता का अभाव हो जाने से अध्यादेश कभी भी जारी करके इनका नियम पालन करा लेते हैं। जवाबदेही जो होती है, अध्यादेश द्वारा बनाए गए कानूनों की विधायी जांच अर्थात संसद विधानसभा की समीक्षा नहीं हो पाती। इससे क्या होता है, संसद विधानमंडल का मूल कार्य एक तरह से बाधित होता है। कहने का तात्पर्य ऐसा है कि जो संसद और विधानमंडल होती है वही कानून बना सकती है, संसद देश के लिए, विधानमंडल राज्य के लिए। लेकिन क्या होता है कि जो अध्यादेश द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं इनकी समीक्षा नहीं हो पाती है, जिस कारण से क्या होता है कि जो संसद और विधानमंडल का जो मूल कार्य है वो नियम बनाना, कानून बनाना, वो बाधित होता है। और आखिरी क्या है, केंद्र राज्य संबंध। अध्यादेश जारी करने की शक्ति कई बार केंद्र और राज्य के बीच का विवाद का कारण बन जाते हैं। तो ये सभी क्या चीजें हैं कि अध्यादेश जारी करने से जो संबंधित जो समस्याएं हैं वो आपके सामने ये बखूबी दर्शाया गया है। अब हम देखेंगे कि इसका निष्कर्ष क्या है, जो आपके जो ये वाद आया है 2023 वाला, है ना। तो इसका निष्कर्ष क्या है कि अनुच्छेद 123 और 213 के उल्लिखित शब्दों में आपातकालीन स्थिति, है ना, में आवश्यकता को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है। क्योंकि क्या है कि संविधान में इसको प्रॉपर तरीके से एक तरह से परिभाषित नहीं किया है, जिससे क्या होता है कि इसका कोई एक तरह से मानदंड नहीं है, जिसका दुरुपयोग, जिससे क्या होता है इसका दुरुपयोग ज़्यादा होने की संभावना होती है। तो अगर इसको स्पष्ट परिभाषित कर दिया जाए तो इसके दुरुपयोग होने से रोका जाता है। और साथ ही कार्यपालिका के आदेश जारी करते समय संयम बरतने की आवश्यकता है तथा उसे संविधान निर्माताओं द्वारा निर्धारित सीमा में इसे जारी करना चाहिए। तो इन सभी बातों का ध्यान करके अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 के अध्यादेश जो जारी करने की शक्ति होती है राष्ट्रपति और राज्यपाल की, इनके दुरुपयोग होने को रोका जा सकता है। तो ये आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब दूसरा क्या है कि दिल्ली बनाम केंद्र के अधिक जानकारी के लिए, जैसे इसमें बताया गया है कि 2023 की समसामयिक जो टॉपिक है 1.2 संघवाद दिल्ली का विशिष्ट, उसको आप देख के इसको प्रॉपर और तरीके से देख सकते हैं। बाकी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से जितना जरूरी है ना, उसको इसमें पूरा दर्शाया गया है। अब दूसरा क्या है कि मॉडल जेल अधिनियम 2023, है ना। ये क्या है, केंद्र सरकार ने एक विस्तृत मॉडल जेल अधिनियम 2023 तैयार किया। यह आज़ादी से पहले लागू जेल अधिनियम 1894 का स्थान लेगा। मतलब जो अभी वर्तमान में जेल अधिनियम लाया गया है, जेलों के सुधार गृह, बंदी गृह जो होते हैं उनके सुधार के लिए, या फिर विभिन्न जो मुद्दों के लिए वो अधिनियम पारित किया गया है, ये किसका स्थान लेगा, जो जेल अधिनियम 1894 का है नियम, उसका स्थान ये लेगा। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या है कि 1894 के जेल अधिनियम के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो इसमें क्या है कि भारत में जेलों के प्रबंधन और उनके प्रशासन से संबंधित ये पहला कानून था भारत में, है ना। 1836 में मैकाले द्वारा जेल अनुशासन समिति का गठन किया गया था। इस समिति की सिफारिश के आधार पर ही इस कानून को पारित किया गया था। इस कानून के अनुसार जेल वह स्थान है जिसका उपयोग कैदियों के अस्थायी या अस्थायी रूप से कैद रखने के लिए किया जाता है। इस परिभाषा में पुलिस कस्टडी यानी पुलिस थानों में सहायक जेलों में शामिल नहीं किया जाता है। मतलब पुलिस कस्टडी में जो अपराधी हैं उनको इस जेल के कानून के अनुसार, मतलब परिभाषा के अनुसार शामिल नहीं किया जाता। इनमें कैदियों के लिए रोजगार, उनके स्वास्थ्य, उनसे मिलने हेतु आने वाले लोगों से जुड़े प्रावधान को भी शामिल किया गया। गृह मंत्रालय ने पाया कि इस कानून में कई खामियां मौजूद हैं, साथ ही इसे सुधारात्मक उपयोगों को महत्व नहीं दिया गया, जिस कारण से ये अधिनियम लाया गया है ना। तो इस तरह से अब ये क्या है कि गृह मंत्रालय ने पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो, है ना, BPRND को इस कानून की समीक्षा करने तथा इस संबंध में एक नया ड्राफ्ट तैयार करने के आदेश दिया है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, एक मॉडल जेल अधिनियम 2023 बन के तैयार होगा, है ना। तो ये इसका आपका
प्रारूप हो गया। इससे संबंधित जो 1894 का जो कानून था और उससे किस हिसाब से चेंजेस किया जाएगा 2023 अधिनियम के द्वारा, ये आपका पूरा प्रारूप हो गया। अब इसमें जो ये दिया गया है कि लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 जो ये दिया गया है, इसमें जेल में कैद किसी व्यक्ति को मतदान का अधिकार है, इसको करने से रोकता है ना। इससे क्या होता है कि मतदान, जेल में जो कैदी है वो मतदान देने के अधिकारी नहीं होगा। इसके तहत जेल में क्या होगा, बंद कैदी के साथ विचाराधीन कैदी भी आते हैं, मतलब बंद कैदी हो गए और विचाराधीन कैदी हो गए। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत इनको मतदान का अधिकार नहीं है। अब हम देखेंगे वर्तमान जेल कानून की सुधार की आवश्यकता क्यों है, मतलब ऐसा क्या कारण है कि 1894 का जो आपका जेल अधिनियम है उसके होते हुए आपको ये 2023 में इस प्रावधान को लाया जाना जरूरी है। तो क्या है, औपनिवासिक चरित्र जो है उसका, है ना, यह ध्यान रखना चाहिए कि भारत में जो जेलों का कामकाज इसी कानून के तहत चलता है, जबकि इस कानून में अंग्रेजों ने अपने राजनीतिक कैदियों को एक तरह से दमन करने के लिए लागू किया था। मतलब वो किसी एक तरह से कह सकते हैं कि उस टाइम पे जो फ्रीडम फाइटर थे उनके लिए, उनको एक तरह से पीड़ा पहुंचाने के लिए, सजा देने के लिए ये 1894 का ये अधिनियम लाया गया था। तो ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये अंग्रेजों ने अपने राजनीतिक कैदियों को दमन करने के लिए लागू किया था। वर्तमान में भी इस कानून का राजनीतिक दुरुपयोग किया जा सकता है, इसलिए इसमें सुधार होना जरूरी है। इस पुराने कानून से अभी भी पुरुष कैदियों को कोड़े मारने का प्रावधान है, लेकिन इसमें 30 से अधिक कोड़े मारने की अनुमति नहीं दी गई। मतलब जो 1894 में आपका जो जेल अधिनियम बना था उसमें पुरुष कैदियों को कोड़े मारने की सजा होती थी, और वर्तमान में भी वही लागू है, जो क्या करता है कि एक औपनिवेशिक आप चरित्र का प्रदर्शन करता है, इसलिए इसका बदलना जरूरी है। जेल की सुधारात्मक बनाना, है ना, 1894 का कानून अपराधियों को हिरासत में रखने तथा जेलों में अनुशासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए केंद्रित है। इनमें कैदियों को सुधार और पुनर्वास के लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। आज जेलों को सुधार लाने वाली संस्था के रूप में देखा जाता है। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि जो जेल अधिनियम पुराना था 1894 का, उसमें सिर्फ कैदियों को सजा देने के लिए और अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए होता था, लेकिन उनके पुनर्वास और सुधार के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। जो इस अधिनियम के द्वारा उनको पुनर्वास और सुधार की सुविधा दी जाएगी। कैदियों के रहने के लिए बेहतर व्यवस्था, है ना। क्या था पुराने समय में, जो आपका जो पुराना जेल अधिनियम था उसमें कैदियों को रखने के लिए मतलब एक तरह से हीन भावना से, मतलब भारतीय कैदियों को रखा जाता था, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम संग्राम के जो सेनानी थे उनको रखा जाता था, तो उस हिसाब से ये था। तो इससे क्या होता है कि अब वर्तमान समय में जेल को बेहतर सुविधा में रखना होगा, है ना, जेल को आधुनिक बनाने की जरूरत है, जिससे क्या होगा, कठोर सुरक्षा उपायों के साथ साथ नवीन तकनीकों का इस्तेमाल होना चाहिए। तो इन सभी वजहों से क्या हो सकता है कि आपकी जेल सुधार की आवश्यकता है। अब इसमें संविधान क्या कहता है इस मामले को लेकर, तो संविधान के प्रावधानों के साथ जेल और उसमें कैद व्यक्ति से जुड़े मामले राज्य सूची में आते हैं। तो मतलब इनका जो नियम है ना, ये सब राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। इसका अर्थ है कि जेल प्रबंधन और प्रशासन की जिम्मेदारी पूरी तरह से राज्य सरकार की है। साथ ही साथ इस संबंध में जो उचित कानून बनाने का अधिकार है वो भी केवल राज्य को दिया गया है, क्योंकि जो आपके जेल और उसमें कैद व्यक्तियों के लिए जो भी नियम होते हैं वो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार मॉडर्न अधिनियम राज्यों के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में कार्य कर सकता है, ताकि वे अपने क्षेत्राधिकार में लागू करें तथा इसका लाभ उठा सकें। मतलब जो ये जेल अधिनियम में जो अध्यादेश जो 2023 लाया जा रहा है, एक तरह से एक मॉडल के लिए रूप में काम करेगा, जिससे क्या होगा, देश के अंदर जितने भी राज्य हैं वो अपने यहाँ के कानूनों में सुधार के लिए इसको उपयोग में ला सकते हैं। इसमें क्या है कि इसके अलावा कैदियों को फिर से समाज का हिस्सा बनाने तथा उनकी मदद के लिए जेल के बेहतर जीवन और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं, पुस्तकालयों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत करने की आवश्यकता है। तो इन सभी आधारों पर एक तरह से जेल अधिनियम का जो 1894 है उसमें सुधार लाना, या फिर उसके तहत ये जो देश का अध्यादेश जो है उसको लाना बहुत ही जरूरी है। जो जेल में जो हत्याएं व हिंसा होती हैं, जेल के भीतर हत्याएं, सामूहिक हिंसा की घटनाएं होती हैं। उदाहरण के लिए हाल ही में तिहाड़ जेल के अंदर एक गिरोह के सदस्यों ने 33 वर्षीय एक कैद की कथित तौर पर धार हथियार से हमला कर दिया था, है ना। तो ये जो आपके एक तरह से कैसे सामूहिक हिंसा होती है ना, घटनाएं होती, आए दिन ऐसी घटनाएं आप भी सुनते होंगे कि जेल में ऐसी घटनाएं हो जाती है ना। जो कैदी जाते हैं, कुछ कैदी मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि पुराने जो कैदी होते हैं वो अपना मनमाना ढंग से वहाँ अपना एक तरह से चलाते हैं। तो उन सभी मामलों में एक सुधार लाने के लिए ये अध्यादेश लाना जरूरी है। अब जेलों के समक्ष आने वाली अन्य समस्याएं देखेंगे, है ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो विचाराधीन जो कैदी हैं उनकी संख्या अधिक है। 2021 में देखा जाए भारतीय कारागार संचिकी के अनुसार बंद कैदियों की जो 77% से अधिक कैदी ऐसे हैं जिनके सामने कोर्ट में भी विचाराधीन है। मतलब इनको सजाएं हुई नहीं है,
न इन पर कोई अभी फैसला आया है। ये सिर्फ विचाराधीन कैदी, मतलब पूरे, अब देखा जाए तो 2022 के डाटा के अनुसार 77% जो कोर्ट में विचाराधीन कैदी हैं, इन्हीं आंकड़ों के अनुसार देश में करीब कैदियों में 25% कैदी अनपढ़ हैं। मतलब इनमें से 25% जो कैदी हैं वो अनपढ़ हैं, उनको समझ नहीं है पढ़ाई लिखाई की, है ना। कैदियों को रखने के लिए जेल की क्षमता, तो ये 2021 के जो डाटा एनसीआरबी का जो आंकड़ों के अनुसार पूरे भारत में जेलों की संख्या है ना, जेलों में 5,54,034 लोग बंद है ना, टोटल इतने हैं। जबकि इन जेलों की क्षमता 4,25,609 लोगों की है ना। तो क्षमता से अधिक लोग बंद है, जिससे क्या होता है, दिल्ली में जेलों में कैदियों की रखने की क्षमता का दर जो है 183% है। तो ये क्या है, क्षमता से अधिक जो कैदी रखे जा रहे हैं उन पर भी सुधार लाने के लिए ये जेल अधिनियम जरूरी है। अब दूसरा क्या है, इसमें जमानत मिलने में कठिनाई है ना। तो जमानत मिलने में जो कठिनाई होती है, मतलब इनकी जो समस्याएं हैं मेन, इस संबंध में क्या होता है, निर्णय प्रक्रिया में देरी होती है, जमानत आवेदन दाखिल करने के लिए जरूरी सहायता का प्रभाव और अभाव, जमानत की शर्तों को पूरा करने के लिए असमर्थता जैसी समस्याएं मौजूद होती है। इस कारण क्या होता है, विचाराधीन कैदी उस समय तक जेल में बंद रहने के लिए मजबूर होते हैं, जिससे क्या होता है, जेल के ऊपर भी अनावश्यक रूप से वर्डन बढ़ता है ना, ज़्यादा संख्या हो जाने के कारण जेल का प्रबंधन भी डिस्टर्ब होता है। तो ये सब क्या होता है, कठिनाई होते हैं। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए केंद्र सरकार में एक अलग जमानत कानून बनाने का निर्देश दिया है। तो एक तरह से ये कठिनाई हो गई है ना। और जेल अधिकारियों के खाली पड़े पद, है ना। वर्तमान समय में क्या होता है कि अगर आप देखेंगे उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में जेल अधिकारियों के 60% से ज्यादा पद खाली है। इससे मौजूदा अधिकारियों पर काम का बोझ बढ़ जाता है ना। यह जेलों के खराब प्रबंधन तथा जेलों के भीतर होने वाले अपराधों का प्रमुख कारण है, क्योंकि जब प्रॉपर अधिकारी नहीं रहेंगे, है ना, जेल अधीक्षक नहीं रहेंगे, तो उन पर नियंत्रण नहीं हो सकेगा, उन पर अंकुश लगाने वाली जो तरह कह सकते हैं प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो नहीं रहेंगे। तो जो कैदी होते हैं वो मनमाना ढंग से अपना वहाँ कार्य करने लगते हैं, जिससे क्या होते हैं, सामूहिक हिंसाएं बढ़ जाती हैं। जेल में अप्राकृतिक मौतें, 2021 में क्या हुआ कि जारी भारतीय कारागार सांख्यिकी के अनुसार 2185 कैदियों की जो मृत्यु हुई थी अप्राकृतिक कारणों से हुई थी। इनमें से 150 कैदियों ने आत्महत्या कर ली थी। तो इन सभी मामलों को सुधारे जाने के लिए, मतलब ये विभिन्न जो होती हैं जेल में जो वर्तमान समय में कठिनाई होती है, तो उसको दर्शाया गया है। अब हम देखेंगे कि मॉडर्न जेल अधिनियम 2023 के अंदर कौन कौन से उपबंध शामिल किए गए हैं, है ना। मेन ये आपके लिए है, वो तो आपका ये पूरा बैकग्राउंड हो गया कि जेल के समझ आने वाली समस्याएं क्या हैं, कैसे हैं। तो ये एक तरफ से आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है कि डाटा भी कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि जो सांख्यिकी डाटा हो गया जेल अधिनियम के लिए, फिर जो भी है एनसीआरबी का जो डाटा हो गया वो क्या है, वो पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। तो ये एक तरह से ये भी जरूरी है। अब इसमें क्या है कि जो अधिनियम लाया गया था इसमें कौन कौन से उपबंध शामिल किए गए थे, ये आपके लिए बताया गया है। अच्छे आचरण को प्रोत्साहित करना, मतलब कैदियों को जो पैरोल व फरलों पर जो रिहा करने तथा सजा में कमी करने के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, उसमें क्या होता है, पैरोल किसी कैदी को सशर्त रिहा करने की एक प्रणाली है, जिसमें एक निश्चित समयावधि के लिए सजा को निलंबित कर दिया जाता है उसे पैरोल में। आपने देखा होगा कि जो कैदी होते हैं कभी कभी पैरोल व फरलों में वो के जेल से बाहर आते हैं। तो ये क्या है कि एक तरह से पैरोल हो गया। अब फरलो क्या होता है कि लंबी अवधि के कारावास के मामलों में, मतलब जिनको उम्र कैद या फिर 10 साल 12 साल की जिनको कैद की सजा हुई है, तो लंबी उम्र के कैद के जो कारावास के मामलों के जो कैदी होते हैं उनको फरलो पर रिहा किया जाता है। किसी कैदी को दी गई फरलो की अवधि उसकी सजा में कमी के रूप में माना जाता है। मतलब फरलो तभी दिया जाता है, मतलब उनकी समय में जो कमी हो रही है उतने दिन को उनको फरलो देकर जेल से बाहर रख सकते हैं। तो ये अच्छे आचरण को प्रोत्साहित करना भी एक तरह से उपबंध शामिल किया गया है। और जमानत का क्या आशय होता है कि किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त की अस्थायी रिहाई से, है ना, जमानत उस अवधि तक के लिए दी जाती है जब मामला कोर्ट में लंबित हो, अथवा क्या हो कि जब निर्णय को ऊपरी अदालत में चुनौती दी गई हो। इसके लिए एक निश्चित धनराशि के न्यायालय में जमा करनी होती है। पुलिस थाने में मिलने वाली जमानत क्या होती है, पुलिस बेल कहते हैं उसे, है ना, उसे पुलिस बेल कहा जाता है। सामान्यतः पुलिस बेल के लिए बेल बॉन्ड भरने तथा किसी व्यक्ति को गारंटर के तौर पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। तो मतलब एक तरह से दो जमानत हो गई, बेल एक तरह से पुलिस बेल हो गई, और एक दूसरा क्या होता है कि जो कोर्ट के द्वारा होता है ना। तो इसके अच्छे आचरण को प्रोत्साहित करने के उपबंध को ये शामिल किया गया था। सुधार और पुनर्वास करना, इसको शामिल किया गया, जिससे कैदियों के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना तथा कैदियों के व्यवसाय का प्रशिक्षण करना तथा उनका कौशल का विकास करना, ताकि क्या रहे कि अगर जेल से छूटने के बाद पुनः वो आपराधिक मामलों में न पड़ जाए, वो अपने कौशल का उपयोग करके आगे जेल से रिहा होने के बाद उसका उपयोग करें और एक स्वतंत्र और एक तरह से आप कह सकते हैं कि निश्चित जीवन व्यतीत कर सके। और बेहतर
रक्षा और सुरक्षा है ना, इसको भी शामिल किया है कि महिला और ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए अलग से जेल की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। जेल में प्रशासन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्रावधान किया गया है, इससे उच्च सुरक्षा वाली जेलों की स्थापना की जाएगी। अन्य उपाय जो किए गए हैं, खुले एवं अर्ध खुली जेलों का प्रावधान किया गया है। अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैदियों के सुनवाई के मामले के प्रावधान किए, जिससे क्या हो, त्वरित कार्रवाई हो, तुरंत न्याय हो, और अगर उनको जमानत मिलने वाली हो या फिर रिहा होने वाले हो तो तुरंत हो जाए, मतलब उनमें ज़्यादा समय न लगे। जेल अधिनियम 1894 के साथ साथ जेल कानून 1900 और बंदी स्थानांतरण अधिनियम 1950 की भी समीक्षा की गई। इससे प्रशासनिक प्रावधानों को मॉडर्न जेल अधिनियम में शामिल किया गया है। तो ये आपके उपबंध हो गए, है ना। अब हम देखेंगे जेलों की सुरक्षा के लिए जो सुझाव दिए गए हैं, क्या क्या सुझाव दिए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कारावास और हिरासत के संबंध 3 व्यापक सिद्धांतों को रेखित किया है, जिनका पालन किया जाना चाहिए। तो उनके हिसाब से क्या आता है कि पहला, यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि जेल में नॉन पर्सन यानी अस्तित्व विहीन, महत्वहीन, अधिकारों से रहित, उपेक्षित या भुला दिया गया न बन जाए। मतलब जो व्यक्ति जेल में बंद हो उसको ये एहसास हो कि हाँ वो है इस दुनिया में, ऐसा ना हो कि उस पर इतना प्रताड़ित किया जाए, उसको वो अस्तित्व विहीन समझने लगे, उसे उस अधिकार ही न मिले, उसे अपेक्षित या भूला हुआ मान लिया जाए, तो ऐसा न बनने दिया जाए। दूसरा क्या होता है, जेल में बंद व्यक्ति की जेल बाउंड्री के भीतर सभी मानवाधिकार का हकदार दिया जाए, है ना, उनमें किसी हिसाब की ज्यादती न की जाए। जेल में बंद व्यक्तियों की पीड़ा उसके तरीके से आने वाला है, उसको बढ़ाने वाले औचित्य नहीं, बल्कि कैद में होने से पहले कष्ट झेल रहा होता है, तो उसको एक तरह से कम किया जाए। जमानत का प्रावधान दिया गया इसमें। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 436 ए के तहत मृत्युदंड वाले अपराधों को छोड़कर किसी अन्य अपराध का दोषी व्यक्ति अपराध के लिए निर्धारित कारावास अवधि के अधिक समय में अगर जेल में बंद है तो वह जमानत की सहायता से इसके बिना जमानत में रिहा होने का हकदार है। जमानत के मामलों में तेजी से निपटान, है ना। हुसैन बनाम अन्य भारत संघवाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जमानत का सिद्धांत एक मानदंड है, जबकि जेल में रखना एक अपवाद है। इसके साथ ही कोर्ट ने जमानत अर्जियों को शीघ्र निपटान का भी आदेश दिया है। मुन्ना समिति जो स्थापित की गई थी भारत सरकार ने 1980 में न्यायमूर्ति एम एन मुन्ना की अध्यक्षता में जेल सुधारों के लिए एक निश्चित समिति का गठन किया था, जिसे मुल्ला समिति कहा जाए, सॉरी मुन्ना समिति नहीं, मुल्ला समिति। इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी कि जेल कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए, है ना, उन्हें अलग कैडर से संगठित किया जाए, भारतीय कारागार एवं सुधार सेवा नामक एक अखिल भारतीय सेवक की स्थापना करने की आवश्यकता, सजा समाप्त होने के बाद देखभाल की, पुनर्वास और प्रोडक्शन की व्यवस्था, विचाराधीन कैदियों में जेलों में कम से कम समय रखा जाना चाहिए ताकि उन्हें दोषियों से दूर रखा जा सके। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी विचाराधीन कैदी जेल में जाते हैं, सेंट्रल जेल हो गया, है ना, तो उनमें क्या होता है, जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो कैदी होते हैं वो उन पर ज्यादती करते हैं, जिससे क्या होता है कभी कभी वो विचाराधीन कैदी भी ऐसे कोई कार्य कर जाता है जिनसे उनके ऊपर दोष हो लग जाता है। जेल सुधारों के लिए उठाए गए कुछ कदम में मॉडल जेल अधिनियम 2016, ये जो बनाया गया था, इसमें मॉडल जेल नियमावली को प्रस्तुत किया गया था। इस नियमावली का उद्देश्य पूरे जेल में देशों के प्रशासन और कैदियों के प्रबंधन से संबंधित कानूनों, नियमों, विनियमों को बुनियादी एकरूपता लाना है। हालांकि केवल 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस नियमावली को अपनाया गया था। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि सुधार तो बहुत लाए जाते हैं, लेकिन अपना रहे हैं नहीं अपना रहे ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। और दूसरा क्या है, खुली जेल। यह जेल का एक प्रकार है जिसमें कैदी को कम से कम निगरानी और एक निश्चित घेरे के सुरक्षा घेरे के भीतर अपनी सजा पूरी करते हैं। इन जेलों में कैदियों को कठोर कोठरियों में बंद नहीं किया जा सकता। राजस्थान में सजा के सुधारात्मक के रूप में बढ़ावा देने के लिए खुली जेल को अपनाया गया है ना। इसमें कैदियों को बेहतर बनाने के लिए भी सफलता मिली है। खुली जेलों में बंद जेलों की तुलना में 92% कम कार्मिकों की आवश्यकता होती है। साथ ही ऐसे जेलों में प्रति कैदी 500 रुपए का मासिक खर्च आता है, जिससे सरकार का भी बर्डन कम होता है और वो पैसा कहीं और भी खर्च कर दिया जा सकता है। अब हम देखेंगे ये संक्षिप्त सुर्खियां, मतलब जो है न्यूज एंड शॉर्ट में सचेतक व्हीप क्या है। हाल ही में शिवसेना मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपना निर्णय दिया। इसमें कहा गया कि संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार सचेतक और दल का नेता नियुक्त करने की सत्ता राजनीतिक दल के पास है, न कि विधान लेजिस्लेटिव पार्टी के पास है ना। तो इसमें जो न्यायालय की प्रमुख टिप्पणी की गई थी ये उतना हो गया जरूरी नहीं है, पर फिर भी एक तरह से जो मुख्य बिंदु है उन पर आपको समझना। जैसे व्हीप के बारे में आप पढ़ सकते हैं कि व्हीप क्या है ना। तो जो सचेतक की नियुक्ति होती है वो विधानसभा लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर को परीक्षण करने के बाद संबंधित राजनीतिक दल के संविधान के आधार पर उन दलों के अधिकृत सचेतक और नेता को मान्यता देनी चाहिए, है ना। विधान दल को राजनीतिक दल से स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति और शासन की संवैधानिक प्रणाली की भावना के प्रतिकूल है।
और अयोग्यता का जो मामला होता है वो क्या है, तो सदस्यों की अयोग्यता के फैसले द्वारा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार ही करना चाहिए, है ना। जैसे संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार अध्यक्ष इस निर्णय के लिए लेने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी है कि 10वीं अनुसूची में दल विरोधी जो प्रावधानों का उल्लेख किया गया है उसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर बल दिया कि अध्यादेश को अयोग्यता संबंधित लंबित याचिकाओं पर यथोचित समय समय में सीमा में निर्णय लेना चाहिए, और साथ ही साथ विधायकों के सदन की कार्यवाही में भाग लेने के अधिकार हैं, भले ही वो इसकी अयोग्यता से संबंधित कोई याचिका लंबित हो। तो ये इसका प्रावधान है। अब दूसरा क्या है कि सत्ती परीक्षण जो फ्लोर टेस्ट होता है, तो राज्य की सत्ती परीक्षण कराने की शक्ति तभी होगी जब उसे इस बात का पर्याप्त तथ्य हो कि वो सरकार में सदन ने इस विश्वास को खो दिया है, तभी होगा। अब भारत में जो व्हीप है उसके बारे में जो इसमें दिया गया कि व्हीप सदन में किसी राजनीतिक दल के सदस्यों से कुछ निश्चित निर्देशों के पालन के लिए जारी लिखित आदेश है। साथ ही इस तरह के निर्देश देने के लिए राजनीतिक दल के अधिकृत सदस्य को वीपी या सचेतक माना जाता है। सभी राजनीतिक दल अपने सदस्य को व्हीप जारी कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से ये व्हीप के बारे में हो गया। अब दूसरा क्या है, अनुच्छेद 142 आर्टिकल 142 में क्या दिया गया है, किसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि अनुच्छेद 142 के तहत किसी दंपति के तलाक को सीधे मंजूरी दी जा सकती है ना। तो ये अनुच्छेद 142 के बारे में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में यह कहा कि पति पत्नी का रिश्ता इतना खराब हो चुका है कि अब सुलह होने की संभावना बची ही नहीं, तब वह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत निर्धारित अवधि की प्रतीक्षा किए बिना सीधे तलाक की मंजूरी दे सकता है ना। और एचएमए की धारा 13B(2) के अनुसार जिला न्यायालय की दंपति द्वारा तलाक की मांग करने पर अर्जी दाखिल करने की तारीख से 6 माह के बाद और उसी तारीख से 18 महीने से पहले कारणों से संतुष्ट होने पर तलाक का आदेश पारित कर सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि पति पत्नी के बीच सुलह होने की गुंजाइश नहीं बचे रहने पर तलाक देना अधिकार का नहीं बल्कि विवेक का विषय होता है। क्योंकि इससे क्या होता है कि कभी कभी दो में से कोई एक क्रूर रहता है जो एक दूसरे या फिर जो इसमें नॉर्मल होता है उसके मानसिक को एक तरह से परेशान कर सकता है, उससे क्या होता है कि नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाक देना अधिकार नहीं बल्कि विवेक का विषय है। संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को उन मामलों पक्षकारों में पूर्ण न्याय का अधिकार देता है जहां कानून संबंधी कई बार कोई उपचार समाधान प्रदान नहीं करता है ना। तो अनुच्छेद 142 की आलोचना भी की गई है। तो इस अनुच्छेद के तहत सत्तियों की व्यापक प्रकृति और मनमानी अस्पष्ट है ना। पूर्ण न्याय नहीं है, शब्दावली की मानक परिभाषा है ना, यह सत्तियों के पृथककरण से सिद्धांत का उल्लंघन करता है। तो ये क्या है, अनुच्छेद 142 की आलोचना किन मान्यता पर की जाती है वो इसके सामने स्पष्ट किया गया। मतलब थोड़ी जानकारी इसकी भी होना जरूरी है, क्योंकि क्या हो जाता है कि कभी कभी क्वेश्चन जो होता है जो आपके टॉपिक है उससे ना पूछ के उससे बैकग्राउंड से रिलेटेड पूछ दिया जाता है, तो आपके पास पर्याप्त विषय वस्तु की जानकारी होनी चाहिए। और क्या दिया गया है कि अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त सत्तियां अपनी प्रकृति में व्यापक हैं। इस कारण क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट अलग अलग निर्णयों के तहत इसके दायरे और सीमा को परिभाषित किया है। इस निर्णय में कुछ उदाहरण निम्नलिखित, जैसे प्रेमचंद गर्ग का विवाद 1962 का है ना, यूनियन कार्बाइड कार्बोरेशन बना भारत संघ जो 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अनुच्छेद 142 के दायरे का उल्लेख करते हुए पीड़ितों के मुआवजे का आदेश दिया था। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघवाद 1998, इस निर्णय के अनुसार क्या हुआ था, अनुच्छेद 142 के तहत जो सत्तियों के पूरक के रूप में है, इस सत्तियों को मूल कानून में बदलने या उस पर प्रभावी होने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। तो ये क्या है कि अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय हैं। अब हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी यानी जिला न्यायालय के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिला न्यायालय की स्वतंत्रता भी संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। न्यायालय ने अखिल भारतीय स्थानीय संघ बनाम भारत संघवाद के मामले में न्यायपालिका से संबंधित कुछ सिद्धांतों पर प्रकाश डाला है। इसमें क्या क्या शामिल है, जैसे जिला न्यायालयों की स्वतंत्रता समान रूप से संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, क्योंकि वह कानून के शासन को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि ये एक तरह से एक जिले में जो आपराधिक कार्यवाही गतिविधियां होती हैं उसका वो निर्णय कर रहा है, तो एक तरह से उसकी स्वतंत्रता बनाए रखना जरूरी है। दूसरा है न्यायिक स्वतंत्रता और न्याय तक पहुंच, संविधान के भाग 30(3) का कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हैं। जिला न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बीच वेतन, पेंशन, अन्य शर्तों के मामले में देश में एकरूपता बनाई रखनी चाहिए। सत्तियों का पृथक्करण, इसका न्यायपालिका के पदाधिकारियों को विधायिका और कार्यपालिका के कर्मचारियों में अलग मानना चाहिए। मतलब न्यायपालिका के पदाधिकारी अलग हैं और विधायिका और कार्यपालिका के कर्मचारी अलग हैं, ऐसा मान्य होना चाहिए, जिससे क्या है सत्तियों का पृथक्करण हो सके।
पद नाम और सेवा शर्तों में एक रूपता आनी चाहिए, है ना। न्यायालय में एक रिकॉर्ड के अनुसार जिला न्यायालयों में लगभग एक दिन में लगभग 11 लाख मामलों की सुनवाई होती है। ये एक तरह से आंकड़ा है। जिला न्यायाधीश जिले में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी होता है। अधीनस्थ न्यायालय का संगठनात्मक ढांचा, अधिकारिता और नामकरण का राज्य निर्धारित करते हैं, है ना। तो इस कारण से जिला न्यायालयों में एक राज्य में दूसरे राज्य को अलग अलग हो सकती है। जिला न्यायालय मुख्यतः त्रिस्तरीय ढांचे पर कार्य करती है। त्रिस्तरीय ढांचा क्या है, जैसे इसमें आप देखेंगे कि हाई कोर्ट हो गया, है ना। हाई कोर्ट के बाद हो गया जिला एवं सत्र न्यायालय, है ना। इसके बाद इसमें क्या होता है, सिविल एवं दिवाली मामले होते हैं, और दूसरा क्या होता है, क्रिमिनल और फौजदारी मामले। तो सिविल में क्या होता है, अधीनस्थ न्यायालय और मुंसिफ कोर्ट। क्रिमिनल में क्या होता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत और न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत। तो ये आपके त्रिस्तरीय ढांचा हो गए, है ना। जिला न्यायालय की नियुक्ति, पदस्थापना, पोस्टिंग और पदोन्नति का कार्य हाई कोर्ट के परामर्श से राज्य सरकार या राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अब हम देखेंगे न्यायाधीशों द्वारा सुनवाई का अलग होना, ये क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायाधीश ने भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के पूर्व अधिकारी की याचिका पर सुनवाई को स्वयं को अलग करने से मना कर दिया है। किसी मामलों में हितों के संभावित टकराव की स्थिति में एक न्यायाधीश पक्षपातपूर्ण छवि से बचने के लिए मामले की सुनवाई में स्वयं को अलग कर सकता है, अर्थात उस मामले पर सुनवाई करने से बच सकता है, अथवा स्वयं को उस मामले से अलग कर सकता है। ये एक तरह से नियम होता है। न्यायाधीश द्वारा सुनवाई से अलग होने का प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत क्यों है, ऐसा किस वजह से किया है कि नियमो जुडेक्स इन सुआ कांसा, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने हितों से जुड़े मामले में न्यायाधीश नहीं होगा। वर्ष 1924 में इंग्लैंड के तत्कालीन लॉर्ड चीफ जस्टिस ने रेक्स जो थे बनाम सक्सेस जस्टिस मामले में यह प्रतिपादित किया गया कि न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। इसलिए इन्होंने अपने को इस मामले से अलग कर लिया। जैसे में इसमें बताया गया कि मामले की सुनवाई से अलग होने के दो तरीके। पहला क्या है, स्वतः, जब एक न्यायाधीश स्वयं मामले की सुनवाई से बाहर हो जाता है। जब कोई पक्षकार किसी मामले में न्यायाधीश के पक्षपाती होने या उसके द्वारा अपने व्यक्तिगत हित को महत्व देने की संभावना जताते हुए सुनवाई से अलग होने की याचिका दाखिल करता है। तो इन सभी दो मामलों से वो अपने आप को अलग कर सकता है। भारत में न्यायाधीश द्वारा स्वयं को सुनवाई से अलग करने से संबंधित कोई संहिताबद्ध नियम नहीं है। मामले से अलग होने के लिए फैसला पूरी तरह से न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करता है। यदि कोई न्यायाधीश अब किसी मामले में स्वयं को अलग कर लेता है तो उस मामले से किसी अन्य पीठ को आवंटित करने से मुख्य न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया जा रहा है ना। तो ये एक तरह से नियम हो गया। अब सुनवाई से अलग होने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में है, जैसे रंजीत ठाकुर बनाम भारत संघवाद, ये 1987 का है, और दूसरा है पश्चिम बंगाल राज्य बनाम शिवनंदा पाठक 1998। तो इसमें क्या किया गया था रंजीत ठाकुर में कि किसी मामले में शामिल पक्षकार द्वारा प्रकट की गई आशंका की तार्किकता के आधार पर यह निर्धारित होगा कि उस मामले में पूर्वाग्रह की संभावना है या नहीं। दूसरा क्या है कि इस मामले में न्यायालय ने न्यायिक पूर्वाग्रह को किसी मामले या किसी मुद्दे या किसी एक विशेष तरीके से निर्णय लेने के लिए एक पूर्व निर्धारित राज्य के रूप में परिभाषित किया था। तो ये उसका पूरा मुद्दा हो गया। अब ये आपका तीसरा है कि ई शासित राज्य यानी ई गवर्नेंस स्टेट, मतलब जिनमें ज्यादातर, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरा डिजिटलाइज है। केरल देश का पहला ई शासित राज्य है। ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है क्योंकि ये किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसने अपने नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं और पारदर्शी वितरण की सुनिश्चित करने के लिए कई सेवाओं का डिजिटलीकरण किया है। ई गवर्नेंस का तात्पर्य क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। यह गवर्नेंस बढ़ावा देने के लिए इसके उद्देश्य से वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट और मोबाइल कंप्यूटर जैसी सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। ई गवर्नेंस के लिए केरल की पहले का किन किन कारणों से उसने अपने आप को ई गवर्नेंस स्टेट घोषित किया है। पहला क्या है, केरल फाइबर ऑप्टिकल परियोजना, और दूसरा है ई सेवा। इस इंटरनेट का इससे क्या होता है, इंटरनेट का नागरिकों का एक अधिकार बना दिया जिससे डिजिटलाइजेशन बढ़ा। यह ताल्लुक स्तर पर कार्यालयों के लिए 900 सार्वजनिक सेवाओं के लिए एकल पोर्टल की सुविधा उपलब्ध कराई है। अब इसका तीसरा है, मतलब छठवां है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023। ये जो जारी किया गया था इसमें भारत को 161वें स्थान पर रखा है। शीर्ष 3 स्थानों में कौन कौन से हैं, पहले में है नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क। तो ये शीर्ष 3 हो गए, है ना। और बाकी ये क्या है कि अपने देश को 161वें स्थान पर रखा गया है। इस सूचकांक को पेरिस स्थित रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स RWB नामक संस्था द्वारा जारी करती है। RWB क्या करती है, सूचना प्राप्त करने की स्वतंत्रता की रक्षा, है ना, और बढ़ावा देने वाले दुनिया के अग्रणी गैर सरकारी संगठनों में से ये एक है।
इस सूचकांक को जो जारी किया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको ये याद करने की ज़रूरत है क्योंकि ये आपके करंट अफेयर्स के लिए और जनरल नॉलेज के हिसाब से भी सही रहता है। इसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता का मूल्यांकन निम्नलिखित 5 प्रशासनिक संकेतकों के इस्तेमाल में किया जाता है। पहला क्या है? राजनीतिक संदर्भ। दूसरा कानूनी ढांचा, आर्थिक संदर्भ, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और सुरक्षा। इस आधार पर ये आपके सूचकांक जारी करती हैं। अब जो 7वां है इंटरनेट शटडाउन, ये क्या चीज है? सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अनुराधा भसीन मामले में दिए गए दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए सरकार ने एक नोटिस जारी की थी, है ना। अनुराधा भसीन जो मामला 2020 में लागू हुआ था, इसके में क्या है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करते समय जम्मू कश्मीर राज्य में मोबाइल, लैंडलाइन और इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के साथ साथ कुछ क्षेत्रों में आवाजाही पर प्रतिबंध को चुनौती दी गई थी कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो ये अनुराधा भसीन मामले में प्रस्तावित प्रमुख दिशा निर्देश जो हुए थे, तो ये क्या क्या है कि दूरसंचार सेवा अस्थायी निलंबन, है ना। लोक आपात लोक सुरक्षा नियम 2017 के तहत इंटरनेट सेवाओं को अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने का निर्देश अनुचित है ना। मतलब एक निश्चित समय अवधि के लिए तो करना सही है, लेकिन जब अनिश्चित काल के लिए जब आप निलंबित करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ये अनुचित है। निलंबन का उपयोग केवल अस्थायी अवधि के लिए किया जा सकता है। निलंबन नियमों के तहत जारी किए गए इंटरनेट में निलंबित करने वाले किसी आदेश को अनुपातिकता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। इस साथ ही इस निलंबन को आवश्यक अवधि से आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। मतलब एक तरह से एक निश्चित अवधि में इसको लागू करना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने कहा। और निलंबन नियमों के तहत इंटरनेट निलंबित करने का कोई भी आदेश न्यायिक समीक्षा के अधीन है। मतलब किन वजहों से, क्या कारण से अगर आप निलंबित कर रहे हैं, इंटरनेट को शट डाउन कर रहे हैं, तो ये क्या है कि ये सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत आता है। इसमें न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने यह भी कहा कि इंटरनेट के माध्यम से वाक एवं अभेद की स्वतंत्रता, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का अनुच्छेद क्रमशः 19(1)(a) तथा अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार है। इंटरनेट शटडाउन से संबंधित प्रावधान, इसका जो निलंबन किया जाता है, दूर संचार सेवा निलंबन लोक आपातकाल और सुरक्षा नियम 2017 द्वारा शासित होता है। इसको भारतीय टेलीग्राफी अधिनियम 1885 के तहत अधिसूचित किया गया है। जो 2017 का नियम आया था, इसके तहत किसी क्षेत्र में दूर संचार सेवाओं को स्थायी रूप से बंद करने का जो प्रावधान करते हैं, इससे क्या है, सेवाओं को केवल 15 दिनों के लिए निलंबित किया जा सकता है। अब हम देखेंगे नार्को एनालिसिस टेस्ट, ये क्या है ना। तो जो दिल्ली में पहलवानों का एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी निगरानी के लिए आरोपों के लिए नार्को टेस्ट कराने का जो मांग की है। इससे क्या होता है, नार्को टेस्ट होता है सोडियम पेंटोथल नामक एक दवा होती है जिसको शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। सोडियम पेंटोथल को दूध सीरम भी कहते हैं ना। इस इंजेक्शन के कारण क्या होता है, व्यक्ति की आत्मचेतना कम हो जाती है, जिससे वह सोचने समझने की स्थिति में नहीं रहता है और वह सही जानकारी दे देता है। यह टेस्ट मनोवैज्ञानिक, एक जांच अधिकारी और एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ के मार्गदर्शन और देखरेख में होता है ना। सेल्बी और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य वाद 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि नार्को एनालिसिस या ब्रेन मैपिंग या पॉलीग्राफी टेस्ट उसकी सहमत के बिना नहीं किया जा सकता। मतलब जिसके लिए करना है उसकी सहमत होना इसमें जरूरी है। ब्रेन मैपिंग का पॉलीग्राफी टेस्ट उसकी सहमत के बिना नहीं किया जा सकता है। यह निर्णय मूल अधिकारों को ध्यान में रखते हुए लिखा गया, जैसे अनुच्छेद 20(3) के तहत अपराधों के लिए दोष संबंध के संबंध में संरक्षण, है ना। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके तहत इसको निर्णय दिया गया। जो व्यक्ति अपनी इच्छा से यह टेस्ट कराना चाहता है, उसे अपना वकील रखने का भी अधिकार होता है ना। पुलिस और वकील को यह समझाने का दायित्व है कि इस टेस्ट से शारीरिक और भावनात्मक और कानूनी प्रभाव क्या हो सकते हैं। मतलब उसको पूरी जानकारी देना जरूरी है। हालांकि नार्को एनालिसिस रिपोर्ट को न्यायालय में प्राथमिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। अब क्या है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 27 के अनुसार कोई व्यक्ति स्वेच्छा से कोई जानकारी प्रदान करता है, भले वह नार्को टेस्ट के द्वारा प्राप्त की गई हो, पुलिस अधिकारी को पहले से पता चल चुके किसी तथ्य से आधार पर मिलान होता है, तो उस जानकारी को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा। अब देखेंगे पॉलीग्राफी टेस्ट क्या होता है। पॉलीग्राफी टेस्ट परीक्षण का एक दूसरा प्रकार है। इस टेस्ट से व्यक्ति के शरीर में कोई पदार्थ इंजेक्ट नहीं किया जाता। इससे क्या होता है, कुछ उपकरणों को व्यक्ति के शरीर से जोड़ा जाता है। इन उपकरणों की मदद से व्यक्ति का ब्लड प्रेशर, पल्स टेस्ट और श्वास संवेद ग्रंथियों को, रक्त प्रवाह को मापा जाता है। उसके बाद व्यक्ति के कुछ सवाल किए जाते हैं जिसका वो कुछ जवाब देता है ना।
अब देखेंगे कि ब्रेन मैपिंग टेस्ट क्या होता है। तो पी, एक तरह से आप देख सकते हैं, P300 टेस्ट या ब्रेन मैपिंग टेस्ट में दैहिक व्यवहार की बजाय व्यक्ति के मस्तिष्क में होने वाले गतिविधियों को मैपिंग की जाती है, जिसके आधार पर निर्णय लिया जाता है। तो यह पॉलीग्राफी टेस्ट की तरह किया जाता है। ब्रेन मैपिंग न्यूरोमाइजिंग क्षेत्रों को, उन पहलुओं को कवर करती है क्योंकि यह मस्तिष्क की कुछ ऐसी छवियों को तैयार करती है जिससे अतिरिक्त इमेजिंग या नॉन इमेजिंग डेटा प्रोसेसिंग विश्लेषण की सहायता से बेहतर बनाया जा सकता है। तो इस तरह ये पॉलिटी का ये खत्म होता है। तो आज के लिए इतना ही। अब इसके अगले का लेक्चर आपके लिए कल आपको लाया जाएगा। तो अगर ये आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं, जिससे क्या हो कि उन व्यक्ति को भी एक तरह से पता चल सके कि हाँ, विजन आइज की जो मंथली मैगजीन होती है उसका आपके यूपीएससी या फिर सिविल सर्विसेज में कितना योगदान हो सकता है, जो करंट अफेयर्स के रिलेटेड सारी जानकारी उपलब्ध रखना चाहते हैं। तो इसी तरह आप बने रहें, अपना कमेंट के माध्यम से प्यार देते रहें। धन्यवाद।